हेलो। देखिए अब ठीक आ रहा है। हाँ मैंने कर दिया है। हम्म। अब बैठो। हाँ एक मिनट एक मिनट। इसमें नीचे झुकना पड़ेगा। नहीं झुकना पड़ेगा, बैठ तो सही। अब आ रही है देखिए फोटो। मेरी आ रही है क्या फोटो आपको? फोटो तो आई नहीं है। आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो। देखिए उनका तो लाइव हो गया है, तो उनको बोलना स्टार्ट करवाऊँ क्या? तो क्या है कि शिवाजी के चित्र आ रहा है या तो नहीं उससे आ क्या हो रहा? गया? आने दो ना। नहीं फर्क पड़ता है ना, यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है तो पीछे किया था ना, उसमें उसमें नहीं आएगा, उसमें फेस नहीं आएगा। पीछे तो आया था। पता है कि यूनिवर्सिटी का उसमें कार्यक्रम फेस में नहीं आएगा, उसके अंदर फेस में कटेगा उसमें। ऐसा कि वो टेढ़ा हो जाएगा, लास्ट टाइम टेढ़ा हो गया था इसी चक्कर में। हेलो। इस शिवाजी के चित्र को कुछ रख दो इसके इसके पीछे। ऊपर क्या रखा जाएगा? कुछ नहीं कर सकते। हेलो। समझते हैं इसके तो तौलिया लगा दो। बोलिए तो कैसे लगाएंगे ऊपर से? हैं? एक मिनट यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है, शंका थोड़ा ही। हेलो। नहीं उनकी आवाज आ रही थी पापा की। तो ये शिवाजी वाला फोटो पीछे आ रहा है, इसको कवर करना है या कैसे करना है? हैं? चलने दें? वो कह चल, कोई दिक्कत नहीं ना वास्तु में? चलने दें क्या? ये यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है भाई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही आवाज आ रही है उनको। मेरी। पापा पूछ रहे हैं कि वो शिवाजी वाला फोटो है, लोकेशन चेंज करनी है क्या? उधर आ जाओ। हाँ, तो शिवाजी की फोटो में क्या है? शिवाजी कोई संग, शिवाजी कोई संग तो नहीं है। जैसे मैं भी एक मिनट होल्ड करो, दूसरी लोकेशन चेंज कर देता हूँ। अब देखो, अब ठीक आ रही है फोटो? हाँ, फोटो ठीक आ रही है मेरी। हम्म। वो आवाज मेरे को जवाब नहीं दे रहे। वो आपको नहीं देंगे ना, वो फोटो ठीक आ रही है ना उधर। हाँ तो ठीक है, तो वहां से इनका जो स्टार्ट कब करवाना है? तो स्टार्ट कर दो आप। एक मिनट एक मिनट दो। कभी कभी करता है ना आईपैड पे, ध्यान रहता नहीं है, फोन पे तो रहता है। एक मिनट पेपर लेना। ठीक है ना, स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कर देना। स्टार्ट कर दो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। इस पीठ के चेयरपर्सन
मान्यवर प्रोफेसर श्याम कार्तिक मिश्रा जी के आग्रह पर ये व्याख्यान हो रहा है। मिश्रा जी स्वयं विद्वान हैं। मेरे इस कार्यक्रम को जो देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कोरोना संकट के इस कालखंड में दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा प्रस्तुत किए गए एकात्म मानव दर्शन की क्या प्रासंगिकता है। एक ऐसा समय है जिस समय पर बहुत सारे सैद्धांतिक, वैचारिक, नीतिगत विषयों पर पुनर्चिंतन और पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्तमान संकट ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं। पहला प्रश्न यह है, किसी भी देश व समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना और व्यवस्थाएं किस आधार पर बने, इस प्रश्न को तलाशना होगा, क्योंकि वर्तमान की संरचनाएं और व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। दूसरा, सृष्टि, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अधिक स्थायी, अधिक टिकाऊ, धारणक्षम दृष्टि, दृष्टिकोण और नीतिगत उपक्रम क्या हो सकता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यक्ति और समाज के बीच संबंध क्या हो, कैसा हो, और इस समय पर भी वैसे तो हमेशा खड़ा रहा है, सामाजिक सरोकार के संबंध में देश की, समाज की, बौद्धिक वर्ग की, शैक्षिक वर्ग की और राज्य और शासनकर्ताओं की सामाजिक सरोकार में क्या भूमिका रहे। और अगला प्रश्न है, व्यक्ति और समाज के बीच कैसा संबंध रहे, कैसा रिश्ता रहे, जिसको इकोनॉमिक्स में हम लोग माइक्रो मैक्रो रिलेशनशिप कहते हैं। तो वो व्यक्ति और समाज के बीच में ये संबंध कैसे बने। और एक बहुत बड़ा सवाल इस समय पर जो खड़ा हो गया है, क्या दुनिया के सब देशों में और एक देश के भी सब क्षेत्रों में एक जैसी संरचनाएं और व्यवस्थाएं या उनमें कुछ विविधता लाई जानी चाहिए। और अगला प्रश्न है, समाज के नैतिक आचरण और मर्यादाओं का वर्तमान संकट या आने वाले किसी भी संकट का समाधान करने की दृष्टि से क्या भूमिका हो सकती है। और मेरे हिसाब से अंतिम प्रश्न इसका है, अतीत और वर्तमान के बीच में कोई संबंध है क्या, यानी पास्ट और प्रेजेंट ये पूर्णतया दो अलग अलग कालखंड है या इन बीच में कोई संबंध है। संबंध है तो कैसा संबंध रहना चाहिए। मैं अपने इस व्याख्यान को इन 6 प्रमुख आयामों के संदर्भ में ही प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे ऐसा लगता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो एक दृष्टा थे, एक मौलिक चिंतक थे। उन्होंने संभवतः आने वाले कालखंडों में घटने वाली घटनाएं और आने वाली समस्या और संकटों का आकलन आज के 50-60 साल पहले ही कर लिया था। और उस एकात्म मानववाद में, जिसको बाद में जाकर एकात्म मानव दर्शन करने लगा, वो एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से दुनिया के बौद्धिक जगत को, शिक्षा जगत को, चिंतकों को, नीति निर्माताओं को कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सूत्र दिए हैं। उसी दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन को मैं इन 6 आयामों के संदर्भ में, एक एक आयाम का नाम नहीं लूंगा, पर कुल मिलाकर आप देखेंगे इन 6 प्रकार के प्रश्न और 6 प्रकार के आयामों का कुछ न कुछ जवाब हमको मिलता है। दीनदयाल जी के 22, 23, 24, 25 अप्रैल 1965 को मुंबई में
4 दिन 4 व्याख्यान हुए। उन व्याख्यानों का जब संकलन किया गया तो उसको नाम एकात्म मानववाद दिया। बाद में चल करके चूंकि वाद में भारतीय चिंतन परंपरा विश्वास नहीं करती है, इसलिए उसको एकात्म मानव दर्शन कहा जाने लगा। दीनदयाल जी को ये विचार उस समय प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, उसकी पृष्ठभूमि क्या, उसके बैकग्राउंड क्या है? तो 2 महत्वपूर्ण सवाल उस समय पर दीनदयाल जी के सामने प्रस्तुत हुए। दीनदयाल जी ने कहा भारत राजनैतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गया है, परंतु क्या असल में वो स्वतंत्र हुआ है? उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया, इस स्वतंत्रता में स्वयं कहाँ है? अभी भी हम पश्चिमी विचार और पश्चिम की व्यवस्थाओं के आधार पर ही विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, सिद्धांत गढ़ते हैं और सब क्षेत्रों में नीतियों का निर्माण करते हैं। अगर व्यवस्थाएं और संरचनाएं, नीति और सिद्धांत पश्चिम की नकल के ही चलने हैं तो दीनदयाल जी ने सवाल उपस्थित किया, स्वयं के बिना सच्चे मात्रा में स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती। दूसरा, दीनदयाल जी के उस समय पर ध्यान में आया कि केवल सत्ता प्राप्ति के लिए विचारधारा विहीन राजनीतिक गठजोड़ हो रहे हैं। ऐसे राजनीतिक गठजोड़ों के माध्यम से क्या देश का और समाज का भला हो सकेगा क्या? और फिर एक विचार चल पड़ा, कुल मिलाकर समाज परिवर्तन और राष्ट्र के उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण और माध्यम है तो सत्ता ही है। तो सत्ता आश्रित समाज बनाना चाहते हैं क्या? ये दूसरा प्रश्न। इस पृष्ठभूमि में से उन्होंने पश्चिम के विचार और व्यवस्थाओं का आकलन करना प्रारंभ किया। पश्चिम के विचार और व्यवस्थाओं का जब मूल्यांकन किया, उन्होंने पश्चिम के विचारों का भी उतना ही गहरा अध्ययन किया था जितना उन्होंने अपने देश की मनीषा, अपने देश की परंपरा, अपने देश के शास्त्रों, अपने देश के विद्वानों के विचारों का अध्ययन किया था। तो दीनदयाल जी को ध्यान में आया, पश्चिम के विचार और पश्चिम की व्यवस्थाएं तो प्रतिक्रियावादी है, रिएक्शनरी है, किसी रिएक्शन में से आया। सेकुलरिज्म क्यों आया? क्योंकि राजकाज में चर्च का हस्तक्षेप आवश्यकता से अधिक बढ़ गया था और इसलिए सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर राजा मनमानी करके अपने हिसाब से सत्ता चलाने लग गया था तो उसकी प्रतिक्रिया में से लोकतंत्र आ गया। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में से पूंजीवाद आ गया। पूंजीवाद का शोषण और असमानता का रिएक्शन हुआ तो उसे वैसे साम्यवाद और समाजवाद आ गया। पूंजीवाद और साम्यवाद ये दोनों ही शीत युद्ध के पचड़े में पड़ करके विश्व की शांति के लिए बड़ा खतरा बन गए। इसलिए उसमें से विश्व शांति की, विश्व भाईचारे की चर्चा की जाने लगी और बाद में जाल करके अभी दीनदयाल जी के बाद में हमने देखा उसी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर WTO आ गया, MNCs आ गई। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा ये सब विचार प्रतिक्रिया में से जन्मे। जो विचार और व्यवस्था प्रतिक्रिया में से जन्मे वो कोई विधायक परिणाम नहीं दे सकती। तो दूसरी बात दीनदयाल जी ने कहा ये सब विचार एकांगी है, खंडित है, एक ही पक्ष का विचार करते हैं। फिर ये भौतिकतावादी, भोगवादी, जड़वादी है, मेटेरियलिज्म पर आधारित है, कंज्यूमरिज्म पर आधारित है। और फिर दीनदयाल जी ने देखा बहुत विश्लेषण करने के बाद में ये सब व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ कोई संबंध ही नहीं है, असंबद्ध है। और फिर अंत में कहा ये असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसे बहुत विस्तार के साथ में दीनदयाल जी ने इस पश्चिम के विचार और व्यवस्था को कहा और अंत में कहा एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था की, एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का विरोधी है, परस्पर विरोधी है। तो दीनदयाल जी ने निष्कर्ष निकाला ये पश्चिम के विचार और व्यवस्था
एक सार्वभौमिक नहीं है, सार्वकालिक नहीं है, ये तो विशेष परिस्थिति और विशेष स्थिति में से जन्मे हैं, तो इसलिए इसको सब जगह लागू नहीं किया जा सकता। भारत के बारे में विचार करना होगा तो उन्होंने कहा कि भारत के बारे में नीति निर्माण और व्यवस्थाएं और संस्थाओं का निर्माण हमको भारतीय संस्कृति के आधार पर करना पड़ेगा, अपने विचार के आधार पर करना पड़ेगा। दीनदयाल जी ने एक आयुर्वेद का श्लोक उद्धृत किया है, यद देशस्य यो जंतु तदेस्य तस्य औषधम। जिस इलाके में जो वनस्पतियां पाई जाती है उस इलाके में जन्म लेने वाले या रहने वाले लोगों के रोगों का इलाज भी उसी वनस्पतियों से हो सकता है। इसी में से दीनदयाल जी ने कहा भारत के सवालों का जवाब भारत की संस्कृति में से निकलेगा, और इसलिए कहा हमको भारत के बारे में विचार करते समय भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों के बारे में विचार करना पड़ेगा। वैसे तो दीनदयाल जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, परंतु मैं संक्षेप में कहने के लिए दीनदयाल जी ने 5 मुख्य बातें कही जिसके आधार पर ये एकात्म मानव दर्शन का विचार गढ़ा गया और जिस पर आज हमको अध्ययन और अध्यवसायी करने की आवश्यकता है, शोध करने की आवश्यकता है। पहले प्रश्न उन्होंने खड़ा किया, कोई भी सिद्धांत बनता है, कोई भी विषय प्रस्तुत होता है, कोई भी नीति प्रस्तुत होती है तो उसकी कोई न कोई विश्व दृष्टि होती है, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड व्यू कहते हैं। आजकल हम कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जितने प्रकार के विषय पढ़ाते हैं वो विषय एक विशेष प्रकार के वर्ल्ड व्यू में से उनके पाठ्यक्रम बने हैं, एक विशेष प्रकार की विश्व दृष्टि में से उनके सिद्धांतों की रचना हुई है, एक विशेष प्रकार की विश्व दृष्टि में से उसमें से नीतिगत वक्तव्य और नीतिगत सॉल्यूशंस दिए गए। वो विश्व दृष्टि क्या है? पश्चिम की विश्व दृष्टि है। दीनदयाल जी ने कहा वो विश्व दृष्टि दोषपूर्ण है। क्या है विश्व दृष्टि? उसको अगर 2 शब्दों में कहना हो तो वो विश्व दृष्टि है खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि, फ्रेगमेंटेड मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू। ये संपूर्ण सृष्टि को ये क्या मानकर चलते हैं? टुकड़ों टुकड़ों में विचार करते हैं, मशीनवत विचार करते हैं। तो मशीन तो भाई ये जड़वत होती है ना, तो हम समाज के बारे में नीति निर्माण करते समय उसको मशीन मानकर विचार करेंगे क्या? पार्ट्स में विचार करेंगे क्या? दीनदयाल जी ने समझाया कि मानो किसी एक मशीन के किसी पार्ट में कोई खराबी आ जाए तो मैकेनिक को बुलाएंगे, मैकेनिक आएगा, जिस पार्ट में डिफेक्ट आ गया है उस पार्ट को संडासी से खींच करके बाहर निकालेगा और नए पार्ट्स को स्क्रू से कस देगा, थोड़ा बहुत कमी रह जाएगी तो ठोक पीट करके उसको फिट कर देगा। दीनदयाल जी ने सवाल खड़ा किया, क्या ये मैकेनिक व्यू पॉइंट ही हमको समाज के बारे में नीति बनाते समय विचार करना चाहिए क्या? इसमें तो कहीं ममत्व नहीं है, इसमें तो कहीं आत्मीयता नहीं है, इसमें तो कहीं स्नेह नहीं है। वो मैकेनिक मशीन के साथ डील करते समय कोई उसके मन में मशीन के प्रति कोई संवेदना नहीं, कोई स्नेह नहीं, कोई आत्मीयता नहीं, उसके सुख दुख की भागीदारी नहीं है। दीनदयाल जी ने कहा ये वर्ल्ड व्यू समाज को, देश को डील करने के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। और फिर ये टुकड़ों टुकड़ों में विचार करते हैं, टुकड़ों को मिलाकर समाज बनता है क्या? टुकड़ों का जोड़ देश और राष्ट्र है क्या? तो ये टुकड़ों का जोड़ देश और राष्ट्र नहीं हो सकता। इसलिए इस विश्व दृष्टि को बदलना पड़ेगा। तो विश्व दृष्टि कैसे रखनी पड़ेगी? दीनदयाल जी ने उस विश्व दृष्टि को नाम दिया समग्र एकात्म विश्व दृष्टि, होलिस्टिक इंटीग्रल वर्ल्ड व्यू। हम संपूर्ण सृष्टि के इस चराचर जगत को
समग्रता में से देखते हैं, एकात्म देखते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, ऐसा देखते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में तो मनुष्यों ने कहा ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। सरल भाषा में उसको समझाया है अपने यहाँ, जो बीज में वृक्ष और वृक्ष में बीज, अर्थात कुल मिलाकर इस सृष्टि के तमाम अंग प्रत्यंग वो एक दूसरे के साथ में एकात्म भाव से इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक जुड़े हुए हैं। अब तो विज्ञान ने भी इसको मान लिया है। फिजिक्स के क्षेत्र में कुछ वर्षों पहले जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है, उसने माना है एक ही तत्व से इस संपूर्ण सृष्टि चराचर जगत का निर्माण हुआ है। उसको उन्होंने नाम दिया बोसोन पार्टिकल, कुछ ने कहा उसको गॉड पार्टिकल। हमारे यहाँ भी तो दीनदयाल जी ने कहा ने, प्रारंभ से कहा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहा, एक ही ब्रह्म से सब कुछ उत्पत्ति, वही सब जगह पर व्याप्त है, उसी के कारण से है सब कुछ। तो फिर अंतर कहाँ रहेगा? जड़ चेतन में हमने वही भाव माना। हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने उस समय पर प्रयोग करके ये बताया था, जैसे व्यक्ति सुख दुख का अनुभव करता है, प्रसन्नता और अप्रसन्नता का अनुभव करता है, वैसे ही ये वृक्ष और पेड़ पौधे भी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमको मारने के लिए दौड़े तो हम भय से कांप जाते हैं, कोई हमारे साथ में आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करें तो हम प्रसन्न होते हैं, कोई हमारे साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करें तो हमको दुख होता है, कष्ट होता है, अप्रसन्नता होती है। सर जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोग करके समझाया, पेड़ पौधों की भी उसी प्रकार की अनुभूति होती है। कोई पेड़ पौधों को काटने वाला व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर किसी पेड़ के सामने से जब गुजरता है तो पेड़ भय से कांपने लगते हैं, और पेड़ की पूजा करने के लिए धूप दीप नैवेद्य और प्रसाद लेकर के पेड़ के पास जाते हैं हम, तो पेड़ प्रसन्न होता है, पेड़ आशीर्वाद देता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य समाज में सुख दुख की अनुभूति है, जगदीश चंद्र बसु ने समझाया उसी प्रकार की अनुभूति पेड़ पौधों में। अब तो सब में वो एक ही अनुभूति मान लिया, सब पदार्थों में वही है। हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो उस एटम आएगा। एटम को भी वैज्ञानिकों ने तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे कई तरह के पार्टिकल्स आ गए। वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से जब उनके भीतर झांक कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही उन पार्टिकल्स को पता लगा कि कोई उनको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, वो तुरंत अपना रास्ता बदल लेता है। और रास्ता कौन सा लेंगे कोई निश्चित घोषणा नहीं कर सकता। कभी लेफ्ट टर्न जा सकते हैं, कभी राइट टर्न हो सकते हैं, कभी आउट टर्न हो सकते हैं। तो उन पार्टिकल से में भी, किसी भी पदार्थ के पार्टिकल में भी वो चैतन्य है, और इसलिए बाहर से ऑब्जर्व करने पर वो रिएक्ट करते हैं। और इसीलिए आगे चल करके उन्होंने कहा, हे परमात्मा, हे सृष्टि की संपूर्ण रचना, इसको जितना समझने का प्रयत्न करते हैं उतना ही ये समझ से परे होती चले जाती है। और इसलिए विज्ञान में आजकल एक नया सिद्धांत आ गया, थियरी ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। अभी तक विज्ञान ये मानता था हम विज्ञान इसलिए हैं, किसी चीज की गणना कर सकते हैं, किसी को तोल सकते हैं, किसी को माप सकते हैं। परंतु अभी सृष्टि के रहस्यों ने हमारे सामने स्पष्ट किया, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका न माप सकते हैं, न तोल सकते हैं, न गणना कर सकते हैं। ये पार्टिकल भी क्या शेप लेगा? पार्टिकल का कोई वजन है क्या? कोई वजन नहीं। ये दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता। इसी को हमारे मनुष्यों ने कहा था नेति नेति। तो कुल मिलाकर के दीनदयाल जी ने समझाया, सबसे पहला काम करना पड़ेगा,
हमको समग्र समन्वित एकात्म विश्व दृष्टि के आधार पर अपने वैचारिक अधिष्ठान को करना पड़ेगा, सिद्धांतों की रचना करनी पड़ेगी, शब्द शास्त्रों के पाठ्यक्रम तैयार करने पड़ेंगे, उसी के आधार पर देश के और समाज के लिए हितकारी नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा। ये पहली बात दीनदयाल जी ने समझाया। दीनदयाल जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है विविधता में एकता, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और अधिक संजीदगी के साथ कहना हो तो वास्तव में एक ही ने अपने को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट किया है। जैसे खोया है, मावा है, मावा से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनती है ना, कलाकंद भी बन सकता है, गुलाब जामुन भी बन सकता है, बर्फी भी बन सकती है, पेड़ा भी बन सकता है, पर सब में एक ही चीज़ है, वो है खोया। तो ऐसे ही इस संपूर्ण संसार में एक ही तत्व ने अपने को भिन्न भिन्न विविध रूपों में प्रकट किया, जिसको हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा एको अहम बहुश्याम है। मैं एक हूँ पर अनेक रूपों में अपने को प्रकट कर रहा हूँ। तो आपको एक जैसे पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, मनुष्यों के एक जैसे रंग नहीं मिलेंगे, मनुष्यों के एक जैसे कद नहीं मिलेंगे, मनुष्यों के एक जैसे खान पान नहीं मिलेंगे, मनुष्यों के एक जैसे स्वभाव नहीं मिलेंगे, मनुष्यों की एक जैसी पूजा पद्धतियाँ नहीं मिलेगी। और अगर अपन देश में और दुनिया में देखें तो जलवायु भी एक जैसी नहीं है, इलाके भी एक जैसे नहीं, कोई पहाड़ी इलाके हैं, कोई मैदानी इलाके हैं, कोई वनवासी इलाके हैं। तो मौसम भी अलग अलग होता रहता है, कहीं वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं सर्दी ज़्यादा होती है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है। तो इस विविधता के कारण से अनेक तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, अनेक तरह की वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अनेक तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। तो विविधता को नकारना नहीं है। दीनदयाल जी ने कहा कि भारतीय चिंतन ने विविधता को नष्ट करने की बात नहीं कही, उनका विविधता तो संसार का सत्य और सौंदर्य दोनों है, फैक्ट्स ऑफ द लाइफ है ना। एक ही जैसा फूल का गुलदस्ता अच्छा गुलदस्ता नहीं कहलाएगा ना, गुलदस्ता तो वो है जिसमें अनेक रंगों के अनेक प्रकार के फूल होते हैं। भोजन तो वह है जिसमें अनेक प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। सर्दी में भोजन का प्रकार बदल जाता है, गर्मी में दूसरे प्रकार का होगा, वर्षा में दूसरे प्रकार का होगा, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का खान पान अलग होगा, समुद्र के और नदी के किनारे रहने वाले लोगों का खान पान अलग अलग होगा। तो दीनदयाल जी ने कहा कि इस विविधता को सम्मान देना, पूजा पद्धतियां भी अलग होगी, उसके कारण से समाज में संघर्ष करने का कोई कारण नहीं बनता। विविधता को सम्मान देने का, स्वीकार करने का स्वभाव जिस देश में, जिस समाज में बन जाता है, उस समाज में समरसता आती है, सामंजस्य आता है, समन्वय आता है, भाईचारा आता है, मिलजुल करके काम करने का भाव आता है। आजकल तो बायोडाइवर्सिटी की बड़ी चर्चा हो रही है, जैव विविधता, और जानकार लोग ऐसे कहते हैं जो देश इस जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन करेगा, आने वाले समय में वही देश और वही समाज टिका रह सकेगा। जो अपने भोग विलास के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस जैव विविधता को नष्ट कर देंगे, वो उतने ही ज़्यादा कष्ट में होंगे। आज के इस कोरोना संकट के कारण में से एक कारण ये भी है, हमने बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर दिया, प्रकृति का शोषण किया, पर्यावरण को नष्ट कर दिया। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा इस एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से हम ऐसी एक रचना बनाएंगे जिसमें विविधता को मान करके चला था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही एक बहुत बड़े विद्वान हो गए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर काफी कुछ लिखा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर लिखते हुए कहा
ये विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का अंतर्यामी सूत्र है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको पकड़ कर रख लिया हमने, इसको सम्मान किया, तो फिर देश की अनेक समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। इसी विचार में से, इसी दृष्टिकोण में से परस्पर अनुकूलता आएगी, परस्पर पूरकता आएगी, परस्पर सहयोग का भाव आएगा। तो दूसरी बात दीनदयाल जी ने इस एकात्म मानव दर्शन में विविधता में एकता की बात कही। दीनदयाल जी ने तीसरी बात कहा, ये व्यक्ति क्या है, व्यक्ति को ही ठीक से नहीं समझ पा रहे हम लोग। सोशियोलॉजी वाले व्यक्ति को सोशल एनिमल कहते हैं, और पॉलिटिकल साइंस वाले पॉलिटिकल एनिमल कहते हैं, और मैकेनिक्स वाले मैकेनिकल मैन कहते हैं, और बायोलॉजी वाले कहते हैं इट्स ए बंडल ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, और हम अर्थशास्त्र वाले इकोनॉमिक मैन कहते हैं। तो दीनदयाल जी ने कहा ये कॉन्सेप्ट अधूरे हैं, ये गलत है, समाज में अव्यवस्था निर्माण करेगा। हम जब आर्थिक क्षेत्र में मनुष्य को इकोनॉमिक मैन कहेंगे तो इसका अर्थ होता है वो कोई भी काम करते समय मुख्य रूप से ये ध्यान रखेगा इसमें से धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। धन मिलेगा तो करेगा, धन नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। जिसमें ज्यादा धन मिलेगा दौड़कर काम करेगा, जिसमें कम धन मिलेगा उसको काम नहीं करेगा। दीनदयाल जी ने कहा कि इसके कारण से व्यवहार आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति का दूषित हो जाता है। कैसे दूषित हो जाता है? कंज्यूमर के नाते से जब वो बाजार में जाएगा तो इस इकोनॉमिक मैन का प्रयत्न रहेगा वो दुकानदार से सामान तो ज़्यादा से ज़्यादा ले ले, उसको पेमेंट कम से कम करे। और विक्रेता का, उत्पादक का व्यवहार कैसे रहेगा? सामने वाले ग्राहक को सामान तो कम से कम देना, और पड़ गया वश तो डिफेक्टिव देना, पर पैसा अधिकाधिक वसूल कर लेना। एम्प्लॉय का दृष्टिकोण कैसा होगा? काम कम से कम करना पड़े और एम्प्लॉयर से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया जाए। एम्प्लॉयर का कैसा व्यवहार रहेगा? एम्प्लॉय का खूब शोषण करे, कर्मचारी का, मजदूर का काम मैक्सिमम ले, परंतु वेतन और पारिश्रमिक न्यूनतम दे। तो दीनदयाल जी ने सवाल किया, ऐसी स्थिति में क्या देश और दुनिया की ये ठीक प्रकार की व्यवस्था चल पाएगी क्या? आज समाज में अनेक घोटाले हो रहे हैं, अनेक तरह की कालाबाजारी हो रही है, अनेक तरह की होर्डिंग्स हो रही है। क्यों हो रही है? इस इकोनॉमिक मैन के दृष्टिकोण के कारण से आ रही। धन को ही सब कुछ मान लिया हमने, तो इसके कारण से कोई भी रास्ता अपना करके हम लोगों ने इस इकोनॉमिक मैन के नाते से अधिकाधिक धन संचय पर जोर दे दिया। तो ये व्यक्ति की सही कल्पना नहीं है। दीनदयाल जी ने कहा व्यक्ति की सही कल्पना क्या है? तो दीनदयाल ने कहा कि व्यक्ति 4 तत्वों से मिलकर बनता है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें व्यक्ति के इन चारों आयामों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शरीर की आवश्यकता क्या? मुख्य रूप से तो शरीर की आवश्यकता आहार। आहार का मतलब है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। शरीर को अगर रहना और शरीर ने काम करना है तो उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो शरीर में क्षमता बनी रहेगी ना, काम करने की शक्ति बनी रहेगी ना, वो काम कर सकेगा ना। इसलिए शरीर का योग्य प्रकार से पोषण हो सके उसके लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होते रहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा दीनदयाल जी ने कहा। पर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी, इससे समाज का भला नहीं होने वाला, व्यक्ति भी सुखी नहीं होने वाला। दीनदयाल जी ने कहा ये तो एकाकी विचार है। अरे व्यक्ति में मन भी है ना, तो मन भी तो प्रसन्न रहना चाहिए ना। तो मन की आवश्यकता क्या है? मन की आवश्यकता प्यार। आजकल हम रोज अखबारों में, टीवी पर बहुत सारे ऐसे
देखते हैं आहार की कोई कमी नहीं थी व्यक्ति, परंतु सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी उसको, परंतु फांसी का फंदा लगा करके उसने आत्महत्या कर ली। कई बार वो नोट छोड़ जाता है पीछे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स ने, आईपीएस ऑफिसर्स ने, बहुत अच्छे धनवानी व्यक्तियों ने, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं की है। कारण क्या है? तो कारण बताते हैं उनको अपने परिवार से, अपने पड़ोस से, अपने समाज से, अपने मिलने जुलने वालों से आत्मीयतापूर्ण स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं मिला, तो मन दुखी हो गया, मन अशांत हो गया। कई बार आजकल के नौजवान नवयुवती अरे परीक्षा में अंक कम आ गए तो फांसी के फंदे पर झूम जाते हैं। किसी को जितने अंक की अपेक्षा की थी उतने नहीं आया, फांसी का फंदा लगा लेते हैं। किसी का काम धाम छूट गया थोड़े समय के लिए, फांसी के फंदे पर झूम जाते हैं। किसी का डिमोशन हो गया, फांसी का फंदा ले लेते हैं। कारण है मन उदास है, मन में एकाकीपन है, मन में डिप्रेशन है, मन में तनाव है। इससे मन प्रसन्न रहना चाहिए, मन प्रफुल्लित रहना चाहिए। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा मन की प्राथमिक आवश्यकता प्यार, स्नेह, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार। तो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें से व्यक्ति के मन को ये आवश्यकता की पूर्ति हो सके। फिर बुद्धि, बुद्धि की आवश्यकता क्या? विचार, अर्थात व्यक्ति की बुद्धि में उचित अनुचित का निर्णय करने की क्षमता आनी चाहिए, विवेक आना चाहिए। क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय कर सके वो, क्या करणीय है क्या अकरणीय है इसके बारे में वो सोच सके। ऐसे विचारवान लोग जब समाज में और देश में होंगे तभी तो देश और समाज प्रगति करेगा ना। अगर बुद्धिहीन लोग हो गए, मनुष्य की शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, मन की आवश्यकता भी हो रही है, पर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझदारी नहीं है, टेक्निक और टेक्नोलॉजी की जानकारी रखने वाले समाज में लोग नहीं है, मैनेजमेंट का स्किल नहीं है लोगों में, तो देश और समाज प्रगति करेगा। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा हमारी इस व्यवस्था के द्वारा बुद्धि के भी इस विचार को संपुष्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो शिक्षालय करेंगे, वो विश्वविद्यालय करेंगे, वो महाविद्यालय करेंगे, या समाज जीवन में अनेक ऐसे रिसर्च सेंटर्स के माध्यम से होगी। और चौथा आत्मा है। आत्मा का क्या है? कुल मिलाकर अंततोगत्वा उस परम पिता परमेश्वर के साथ साक्षात्कार, वही तो लक्ष्य है। इस दुनियादारी के चक्कर में कब तक उलझे रहो? धीरे धीरे दुनिया के काम धाम से उपराम होने के बाद में समाज हित के काम में लगे, वही परमपिता परमेश्वर का साथ साक्षात्कार है। मैं अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में ही न सोचूं, समाज के बारे में, देश के बारे में, और हम तो विश्व के बारे में, विश्व कुटुंब में विश्वास करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करते हैं ना। जब उस ओर व्यक्ति की गति होती है तो उसका अर्थ है आत्मा धीरे धीरे करके उस परम तत्व के साक्षात्कार की दिशा में बढ़ गई। तो दीनदयाल जी ने व्यक्ति के ऐसे 4 महत्वपूर्ण तत्व बताए। ऐसे व्यक्ति को केंद्र में मान करके हम भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन करेंगे, उसी के आधार पर सिद्धांत और नीतियों का निर्माण करेंगे, ऐसा दीनदयाल जी ने इस व्यक्ति के संबंध में समझाते हुए हमको कहा। फिर जीवन का लक्ष्य क्या है हमारी भारतीय संस्कृति में बताया। चौथी बात जीवन के लक्ष्य में कहा। तो हमारे यहाँ तो बहुत वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हमारे को तो घुट्टी में ये पिलाया गया है। बड़े बुजुर्गों ने सहज रीति से हमको समझाया और बताया है। विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार की उसकी व्याख्या की है। उनका हमारा लक्ष्य एकाकी नहीं है, हमारा लक्ष्य तो संतुलित लक्ष्य है, और उसमें हम 4 पुरुषार्थों को अपने लक्ष्य प्राप्ति का ध्येय बनाते हैं। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे 4 बातें हमारे यहाँ पर कही गई। आज के ये व्यवस्थाओं में
आजकल के दुनिया के देशों में केवल और केवल जिसको ग्रोथ कहते हैं, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको वैभव कहते हैं, जिसको संपन्नता कहते हैं, वो तो केवल अर्थ काम केंद्रित है। कमाना और उपभोग करना मेटेरियलिस्टिक है, कंज्यूमरिस्टिक विचार है, भोगवादी दृष्टिकोण है। तो अर्थ और काम इसी के चक्कर में अगर देश, समाज और दुनिया चली रही तो फिर अनेक तरह का शोषण होगा ना, दुनिया में विषमताएं आएंगी ना। कमाने को मना नहीं किया हमारे यहाँ, उपभोग की मना नहीं किया, एक ही बात कहा, अर्निंग और कंजम्पशन की एक्टिविटी धर्म आधारित होना चाहिए। अब धर्म शब्द को लेकर आजकल गलत अर्थ पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। धर्म का अर्थ पूजा पद्धति नहीं है। पूजा पद्धति तो आप कोई सी भी करो, स्वतंत्र, वो तो व्यक्तिगत विषय है। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है और ध्री धातु के 3 अर्थ है, धारण, रक्षण, पोषण। टू अफोर्ड, टू सस्टेन, टू नरिश। वे मर्यादाएं, वे कानून कायदे, वो नियम उपनियम, वो नैतिक आचरण के मानदंड जिसके कारण से व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, संपूर्ण विश्व का और संपूर्ण सृष्टि का धारण, रक्षण, पोषण हो सकता हो, उसको हमारे यहाँ धर्म का। आप कमाई और उपभोग इस प्रकार से करें को नैतिकता के सीमा रेखे का उल्लंघन न करें, चोरी न करें, कालाबाजारी न करें, सामान में मिलावट न करें, किसी के यहाँ डाका न डाले, किसी को धोखा न दे, तो धर्म के आधार पर अर्निंग होना चाहिए ना। धर्म का अर्थ यहाँ पर नैतिक आचरण, नैतिक मर्यादाओं से है। गांधी जी ने इस संबंध में बहुत अच्छा एक वाक्य कहा, I must confess that I do not draw a sharp or any connection between economics and ethics. Economics that hurts the moral well-being of an individual or a nation is immoral and therefore sinful. ऐसा उन्होंने कहा। हम इकोनॉमिक्स में कई बार ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा पढ़ा देते हैं और ऐसा बता देते हैं, इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स। अरे ऐसा अर्थशास्त्र, ऐसी आर्थिक नीति, ऐसा अर्थ व्यवहार जिसका एथिक्स से संबंध नहीं होगा तो अनएथिकल हो जाएगा ना वो तो इसको हमारे यहाँ पर मान्य नहीं किया गया। और इसलिए गांधी जी ने कहा, मैं ऐसी इकोनॉमिक्स को पसंद नहीं करता जो एथिक्स से अलग हो, और एथिक्स से अलग होकर के कोई भी इकोनॉमिक्स चलेगी, आर्थिक व्यवहार चलेगा तो देश का, समाज का और व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हमको कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की दिशा में, मंगलकारी अर्थव्यवस्था की दिशा में अगर आगे बढ़ना है तो हमको संपूर्ण अर्थ व्यवहार को नैतिकता से जोड़ना पड़ेगा। इसी को हमारे यहाँ पर धर्म कहा गया। धर्म को रिलीजन के रूप में प्रस्तुत कर देने के कारण से बहुत सारे लोगों के मन में गलत फहमी पैदा, उसको दूर करना है। अब धर्म के जगह नैतिक आचरण शब्द प्रयोग करते हैं, किसी को कोई ऐतराज नहीं। नैतिक मर्यादाएं शब्द प्रयोग करते हैं, किसी को ऐतराज नहीं। देश और समाज के कानून कायदे के अनुसार अर्निंग और कंजम्पशन करते, कोई ऐतराज नहीं। सब एक ही बात की ओर इंगित कर रहे हैं, परंतु ये आर्थिक व्यवहार, कमाने का और खाने का, ये संपूर्ण आर्थिक व्यवहार नैतिक मर्यादाओं के अनुसार होना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, धर्मेण धर्माय च धन। धन कमाना है, पर धन जो कमाना है धर्म मार्ग से कमाना है। और क्यों कमाना है धन? तो धर्म के लिए, अर्थात समाज के हित के लिए। आपने जो कुछ कमाया वो समाज के काम आना चाहिए ना। संकट के समय पर समाज को देने का भाव जागृत होना चाहिए ना। ये तभी आएगा जब नैतिक मानदंडों का प्रयोग करेंगे। इसलिए दीनदयाल जी ने हमको कहा, ये 4 प्रकार के हमको जो हमारे पुरुषार्थ है, इनको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अंत में उन्होंने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया।
मोक्ष का अर्थ ऐसा नहीं है इस संसार से चले जाने के बाद में कहीं स्वर्गलोक में मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा उनका हेतु नहीं है। दीनदयाल जी ने अपने यहाँ पर एकात्म मानववाद में मोक्ष को कहा जिससे अखंड सुख प्राप्त हो, चिरंतन सुख प्राप्त हो, और केवल अपने को नहीं, संपूर्ण समाज जिससे सुखी हो, संपूर्ण देश सुखी हो, ए फ्रेगमेंटेड ऑफ द सोसाइटी, ए सेगमेंटेड ऑफ द सोसाइटी सुखी हो, ऐसा दीनदयाल जी को मान्य नहीं था। सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो अपने यहाँ की परंपरा से चला आया मार्गदर्शन है, दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन के आधार इसको भी रखा। अगर आपका व्यवहार, आपका काम धाम, आपका आचरण, आपका सिद्धांत, आपका नीति, ये कुल मिलाकर संपूर्ण समाज के हित के लिए समर्पित है, तो उसी को हमारे यहाँ मोक्ष कहा जा सकता है, ऐसा दीनदयाल जी ने कहा। और दीनदयाल जी ने इसको समझाते समय पश्चिम के और भारतीय विचार में एक अंतर भी बताया। उनका अमेरिका में भी ईमानदारी की बात होती है, पर किस रूप में होती है? वो कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। हमको आर्थिक दृष्टि से ऑनेस्टी इसलिए अपनाना चाहिए, वो आर्थिक दृष्टि से हमको फायदा देता है, तो उनके लिए वो इकोनॉमिक पॉलिसी है। यूरोप के लोगों ने कैसा मानते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। के लिए भी नीति है, वो राजनीतिक नीति हो सकती है, वो आर्थिक नीति, पर दीनदयाल जी ने कहा हमको ये दोनों मान्यताएं स्वीकार्य नहीं है। भारत के लोगों ने, भारतीय मनीषा ने, भारतीय संस्कृति ने क्या माना? ऑनेस्टी इज नॉट ए पॉलिसी, इट इज ए प्रिंसिपल। ये नीति नहीं है, ये सिद्धांत है, ये आस्था है, ये विश्वास है। हमको कुछ प्राप्त करने के लिए ईमानदार बना रहना ऐसा नहीं है। ईमानदार बाय नेचर है, बाय टेम्परामेंट है, मन से है, स्वभाव से है। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा इस प्रकार का 4 पुरुषार्थों को साधने का जीवन का लक्ष्य मानकर हमको चलना पड़ेगा। और 5वीं बात दीनदयाल जी ने व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों की बहुत विस्तृत व्याख्या की। मैं समय की सीमा के कारण से ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर संक्षेप में रखूंगा। व्यष्टि और समष्टि ये 2 इकाइयां। व्यष्टि व्यक्ति को कहता है, समष्टि ग्रुप को कहता है। व्यक्ति अलग अलग समूह में जब एकत्र होता चला जाता है, समष्टि के अनेक प्रकार की इकाइयां बनती जाती है। जैसे व्यक्ति अकेला है, परिवार एक समष्टि हो गई। परिवार में माता पिता है, दादा दादी है, बच्चे बच्चियां हैं, भाई बहन है, ये सब मिलकर परिवार हो गया। ये छोटी समष्टि हो गई। फिर इससे आगे चलेंगे तो पड़ोस हो गया, बड़ी समष्टि होगी। फिर गांव, इलाका या बस्ती चले, और बड़ी समष्टि हो गई। फिर संपूर्ण देश का विचार करेंगे, और बड़ी समष्टि होगी। संपूर्ण विश्व का विचार करेंगे, और बड़ी समष्टि होगी। इस प्रकार से उत्तरोत्तरम व्यष्टि से समष्टि की ओर जाते चले जाते हैं। प्रश्न यह है कि इस व्यक्ति और समाज के बीच नाता रिश्ता कैसा हो। जैसे मैंने व्यक्ति के 4 तत्व बताए, ऐसे समाज भी, देश भी 4 तत्वों से मिलकर बनता है। वो 4 तत्व कौन से हैं? देश, जन, चिति और संविधान। देश जानते हैं, एक भौगोलिक इकाई है। जन समाज है। चिति के बारे में आगे चल करके मैं थोड़ा संक्षेप में समझाऊंगा। और संविधान किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन। ये चारों चीजें मिलकर के देश को बनाती है और राष्ट्र को बनाती है। तो व्यक्ति और समाज के बीच, व्यष्टि और समष्टि के बीच में नाता रिश्ता कैसा रहना चाहिए? तो पश्चिम ने जो नाता रिश्ता बताया है उसको कहते हैं संकेंद्री संरचना, कंसेंट्रिक रिलेशनशिप। जैसे व्यक्ति का अपना घेरा है, वो घेरा पूरा है। फिर परिवार है, उसका अपना घेरा है, परिवार का अलग घेरा है, व्यक्ति का अलग घेरा है, पड़ोस का अलग घेरा है, देश का अलग घेरा है। एक घेरे का दूसरे घेरे से कोई संबंध नहीं है। अर्थात उनके बीच में
कोई परस्पर संवेदना नहीं है, सुख दुख में साझेदारी और भागीदारी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं ना कि पति पत्नी के बैंक अकाउंट नहीं पूछ सकती और पत्नी के बैंक अकाउंट को पति नहीं पूछ सकता। माता पिता बूढ़े हो गए तो ओल्ड एज हाउस है उनको भर्ती करवाए, कोई संवेदना नहीं है। तो ये कंसेंटिंग रिलेशनशिप में असंवेदनशील समाज की और सिद्धांत की रचना होती है। दीनदयाल जी ने समझा कि भारतीय संस्कृति ने व्यष्टि और समष्टि के बीच में ऐसा संबंध नहीं माना। उन्होंने तो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप माना, उसको अखंड मंडलाकार संबंध कहते हैं या सर्पिल संबंध कहते हैं। जैसे हमने एक सर्प को कुंडली मान करके बैठे हुए देखा होगा, अनेक घेरे हैं उसका, पूंछ के साथ छोटा घेरा, उसके बाद बड़ा घेरा, फिर बड़ा घेरा, बड़ा घेरा। घेरे अलग अलग होते हुए भी एक घेरा दूसरे घेरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम सर्प की पूंछ वाले घेरे को पिन चुभो देंगे तो संपूर्ण सर्प उठ करके खड़ा हो जाएगा, संपूर्ण सर्प के शरीर में संवेदना आ जाएगी। तो उन्होंने कहा भारतीय समाज व्यवस्था में, चिंतन परंपरा में हमने व्यष्टि और समष्टि के बीच में ऐसे ही सर्पिल घेरा माना है, अखंड मंडलाकार संबंध माना है, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप माना है। और सरल ढंग से उसने समझाया, जैसे अपना यह शरीर है, शरीर के भिन्न भिन्न अंग है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, पेट, अनेक अंग है। सब अंगों के अलग अलग काम है, सब अंगों के शेप भी अलग अलग है, सब अंगों की साइज भी अलग अलग है। तो भी एक अंग दूसरे अंग के साथ में ऑर्गेनिक रूप से जुड़ा हुआ है। सिर पर कोई आपको लाठी मार देगा तो तुरंत हाथ दौड़ पड़ेगा, और कोई ज्यादा आक्रमण हो गया तो तुरंत आपको लेकर पैर दौड़ पड़ेगा। वो हाथ या पैर ये नहीं छोड़ेगा, मुझे क्या, चोट तो सिर को आई है ना। भोजन हम करते हैं, मुंह से पेट में जाता है, पेट उस सारे भोजन को अपने पास ही नहीं रख लेता, वो सोचेगा मेरे पास आया मैं बाकी को क्यों दूं। वो पचा करके शरीर के सब अंगों के लिए रस के रूप में, रक्त के रूप में पहुंचाता है। तभी तो शरीर स्वस्थ रहता है ना। शरीर में ऐसा नहीं हो सकता एक अंग स्वस्थ रहे और बाकी बीमार रहे। इसलिए जैसा शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के बीच ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, दीनदयाल जी ने ऐसा समझाया हमको, ऐसा ही व्यष्टि और समष्टि के बीच में ये ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। इसलिए जो सोशियोलॉजी हम पढ़ेंगे, जो समाज शास्त्र की रचना हम करेंगे, जिस प्रकार की समाज और आर्थिक व्यवस्थाओं की रचना करेंगे, उसमें हम इस ऑर्गेनिक रिलेशनशिप को मान करके सिद्धांत बनाएंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, तो फिर समाज का भला होगा उसमें से। ऐसा दीनदयाल जी ने हमको इन दोनों संबंधों के आधार पर समझाया। दीनदयाल जी ने और भी आगे समझाया, पर बहुत विस्तृत व्याख्या है, मैं उतने विस्तार में नहीं जाऊंगा। व्यक्ति को और समाज को जोड़ने वाले भी चार तत्व हैं। चार तत्व कौन कौन से हैं? दीनदयाल जी ने कहा शिक्षा, कर्म, योगक्षेम और यज्ञ, ऐसे चार तत्व बताए। उनका शिक्षा, समाज से व्यक्ति की ओर चलना चाहिए। देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक और बालिका की शिक्षा और प्रतिभा के विकास की मूलभूत जिम्मेवारी समाज की है। प्रतिभा का विकास होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, समाज व्यवस्था बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ के पास पैसा और संपत्ति है वो तो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, और जब अभावग्रस्त लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त नहीं, वो समाज की जिम्मेवारी है। तो शिक्षा समाज से व्यक्ति की ओर चलेगी। व्यक्ति शिक्षित होगा, प्रतिभा का विकास हो गया, फिर उसको समाज के लिए कोई न कोई काम करना पड़ेगा ना, प्रोफेशन करना पड़ेगा, कोई न कोई अपने लिए वर्किंग का रास्ता चुनना पड़ेगा। तो उसको कर्म व्यक्ति से समाज की ओर चलेगा। कर्म व्यक्ति करेगा
पर समाज हित को ध्यान में रख करके करेगा, समाज की आवश्यकता को ध्यान में रख करके करेगा, समाज की जैसी जरूरत है उसके हिसाब से प्रोफेशन का चुनाव करेगा। तो कर्म फिर व्यक्ति से समाज की ओर, शिक्षा समाज से व्यक्ति की ओर और कम व्यक्ति से समाज को, दोनों का जोड़ाव हो गया। फिर व्यक्ति को सबको समान पारिश्रमिक तो नहीं मिलेगा ना, सबको समान इनकम तो नहीं मिलेगी, अलग अलग की क्षमताएं अलग अलग है। तो जो कुछ योगक्षेम के लिए प्राप्त हुआ पारिश्रमिक के रूप में, उसका उपभोग अकेला नहीं करना, अपने और अपने परिवार के लिए जितनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है वैसा उतना अपने पास रखना और शेष को समाज को दे देना, उसको यज्ञ कहा। तो कर्म व्यक्ति ने किया समाज की आवश्यकता को ध्यान में रख करके, समाज ने उसके लिए व्यक्ति को पारिश्रमिक दिया, योगक्षेम की व्यवस्था की, समाज से योगक्षेम व्यक्ति की ओर चला और फिर व्यक्ति ने उस योगक्षेम में से अपने लिए आवश्यकता के जितना रख करके शेष को समाज के लिए अर्पित कर दिया, उसको यज्ञ कहा। इस प्रकार से दीनदयाल जी ने कहा ये हमको इस नाते रिश्ते को समझ करके और ये संपूर्ण नई रचना का विकास करना चाहिए, ऐसा दीनदयाल। अब दीनदयाल जी ने राष्ट्र राज्य के बारे में और राजनीति और राष्ट्र नीति के बारे में भी कुछ बातें कही है, वो संक्षेप में मैं आपके सामने रखता हूँ। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, स्टेट अलग कॉन्सेप्ट है, नेशन जिसको हम राष्ट्र कहते हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है। दुर्भाग्य ऐसा हो गया हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट को घालमेल कर दिया और अब दोनों का मिक्सचर भी कर दिया, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया। दीनदयाल जी ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है, राष्ट्र मूलतः कल्चरल कॉन्सेप्ट है और राज्य मूलतः पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। इन दोनों के जो राष्ट्र के बीच कैसा संबंध रहना चाहिए, राजनीति और राष्ट्रीयता के बीच कैसा संबंध रहना चाहिए, इसको भी ठीक प्रकार से हमको समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा राज्य ने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, राज्य ने अपने लिए राष्ट्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, राष्ट्र की आराधना के लिए राज्य है, राष्ट्र राज्य की आराधना के लिए नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा राजनीति ने राष्ट्रीयता के लिए काम करना चाहिए, राजनीति राष्ट्रीयता का उपयोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए न करे। इसलिए दीनदयाल ने आगे चल करके और भी स्पष्ट रीति से कहा जो राजनीति राष्ट्रीयता और राष्ट्र को क्षीण करे वो त्याज्य है, उसको बदल देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो राष्ट्रीयता की एक नए ढंग की स्थिति, नए ढंग की परिभाषा, नए ढंग का विचार ये दीनदयाल जी ने प्रस्तुत करने का काम हमारे सामने कहा। और फिर दीनदयाल जी ने कहा राज्य भारतीय समाज व्यवस्था में सर्वोपरि नहीं माना, राज्य वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, इट इज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट, देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट, कई उपकरण हैं देश के और समाज के लिए। शिक्षा का उपकरण है, अपनी व्यवस्थाओं का उपकरण है, अनेक उपकरण हैं, अपने सामाजिक संस्थाओं के उपकरण हैं। तो इसलिए राज्य वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, राज्य को सोल इंस्ट्रूमेंट मान करके व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा दीनदयाल जी ने हमको समझाया। और राज्य और राजसत्ता लोक सत्ता के नियमन नियंत्रण में चले, प्रमुख है लोक सत्ता, पीपल्स पावर, ये प्रमुख है। राज्य सत्ता ने लोक सत्ता के अनुसार चलना चाहिए, राज्य सत्ता ने लोक सत्ता को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहिए, ऐसा दीनदयाल जी ने हमको समझाने का प्रयत्न किया। और दीनदयाल जी ने कहा कि राज्य में कौन शासक कौन प्रशासक अच्छा होता है, उसमें क्या गुण चाहिए। तो उन्होंने कहा वो प्रामाणिक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। बेईमान शासक और प्रशासकों के द्वारा देश का भला नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा वो पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आजकल तो लोग कहते हैं ना मेरी पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ अलग है, दीनदयाल जी ने कहा भारत इसको नहीं मान्य करता।
खुले किताब के रूप में होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। फिर दीनदयाल जी ने कहा कि शासक और प्रशासन प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। गलत काम करने वाले लोगों को शासन का डर लगना चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए। अच्छे काम करने वाले को प्रोत्साहन होना चाहिए। इसे गलत काम करने वाले को दंड देना पड़ता है ना, तब प्रभावी होगा ना। दंड के भी दीनदयाल जी ने 3 प्रकार बताए। एक उग्र दंड, उग्र दंड जनता कुछ मांग करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करती है, गोलियां चला देते हो, आंसू गैस के गोले छोड़ देते हो, लाठी बरसा देते हो, ये तो उचित नहीं है, ये उग्र दंड है। तो उग्र दंड नहीं चाहिए। दीनदयाल जी ने कहा एक दूसरा दंड होता क्षीण दंड। आपके दंड में कोई दम ही नहीं है, कोई गलत काम करने वाले भय ही नहीं मानते, गलत काम करने से रुकते ही नहीं है, तो शासक और प्रशासक का ऐसा कमजोर दंड भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मृदु दंड। जैसे माँ गलत काम करने पर अपने पुत्र को डांटती है, ऐसे प्रेम भाव से डांटना चाहिए। फिर दीनदयाल जी ने लोकतंत्र की सफलता के कुछ सूत्र दिए हैं। दीनदयाल ने कहा अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो दल अच्छा होना चाहिए, पार्टी अच्छा होना चाहिए। पर पार्टी अच्छे होने से काम नहीं चलेगा। दीनदयाल जी ने कहा वो पार्टी अच्छे उम्मीदवारों का चयन करे, तो अच्छा दल, अच्छा उम्मीदवार, उससे भी लोकतंत्र सफल नहीं होगा। तो उनका मतदाता भी अच्छा होना चाहिए। वो जाति बिरादरी के आधार पर, मेरे तेरे के आधार पर, मेरा काम किया कि नहीं किया, मेरे स्वार्थ की पूर्ति की कि नहीं की, उसके आधार पर मत ना दे। तो मतदाता भी अच्छा होना चाहिए। और ये कब होगा? जब लोक मत परिष्कार का काम सतत रूप से लगातार चलता रहेगा। जनता को, समाज को उनके मत के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, विचारों के बारे में, मुद्दों के बारे में सतत जागरण होता रहेगा, तो फिर वो ठीक प्रकार से चलेगा काम। ऐसा दीनदयाल जी ने समझाया। मैंने आपको कहा था वर्तमान और अतीत के बीच कैसा संबंध रहना चाहिए, दीनदयाल जी ने उसके संबंध में भी कहा। और दीनदयाल जी ने 2 शब्द और प्रयोग किए, वो टेक्निकल शब्द, एक चिति और एक विराट। चिति एक कसौटी का नाम है जो सही गलत का निर्णय कर सकती है। चिति को सरल भाषा में कहना हो तो समाज का चित्त होता है। धर्मपाल जी ने जिसको चित्त और मानस कहा है, माइंड सेट कहा है। माइंड सेट और चित्त समाज का और देश का कैसे बनता है? सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के पुंजों में से बनता है। लगातार वर्षानुवर्ष विशेष प्रकार के सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को वह समाज जीवन जीता है, उसको जीवन में ग्रहण करता है, मान्य करता है, उसमें से उस समाज की चिति का निर्माण होता है। चिति को दीनदयाल जी ने कहा राष्ट्र की आत्मा का है। जैसे मनुष्य के भीतर आत्मा होती है, ऐसे राष्ट्र के अंदर भी चिति होती। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, ऐसी भी चिति दिखाई नहीं देती। आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, ऐसे देश, समाज, राष्ट्र अपनी चिति का अनुभव कर सकता है। पर चिति ये अत्यंत आवश्यक है किसी भी देश और समाज में। फिर विराट शब्द का प्रयोग किया। विराट का मतलब है संगठित शक्ति। अगर आप नीतियों का निर्माण करके उसको लागू करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो संपूर्ण समाज एकत्र होकर, संगठित होकर, एक भाव से मिलजुल करके उस नीतियों के निर्माण में लगेगा तो नीतियां चलेंगी ना। तो ऐसा दीनदयाल जी ने कहा। तो ये अतीत और वर्तमान को जोड़ना हो तो दीनदयाल जी के विचारों के प्रकाश में मैं ऐसा जोड़ता हूँ। अतीत का गौरव, मन में अतीत का गौरव चाहिए, क्योंकि अपना तो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है ना। अतीत का गौरव, पर केवल अतीत के गौरव के नशे में ही रहे काम नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने वर्तमान का यथार्थवादी आकलन, आज फैक्ट्स ऑफ द लाइफ क्या है, प्रेजेंट फैक्ट ऑफ द लाइफ क्या है, आज की प्रॉब्लम्स क्या है, आज के चैलेंजेस क्या है, उसका आकलन। तो अतीत का गौरव, वर्तमान का यथार्थवादी आकलन और भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर, भविष्य का सपना कैसा, कैसा देश, कैसा समाज बनाना चाहते हैं, ऐसी भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर चिति के प्रकाश में विराट का जागरण कर राष्ट्र निर्माण का हम संकल्प ले, ऐसा दीनदयाल जी का संदेश था।
दीनदयाल जी ने भारतीय अर्थतंत्र और अर्थव्यवस्था के साथ में विस्तार से कहा, वो स्वतंत्र विषय, उसको मैं कभी बाद में अगर अनुमति देंगे तो अलग स्वतंत्र विषय और व्याख्यान के रूप में लूँगा। तो दीनदयाल जी ने जो भविष्य की महत्वाकांक्षा बताई, भविष्य का सपना बताया, तो अपने चौथे व्याख्यान में लगभग अंत में उस स्वप्न को भी उन्होंने स्पष्ट कहा। क्या है स्वप्न? तो मैं उन्हीं के शब्दों को पढ़ रहा हूँ आपके सामने। हम भारत को न तो किसी पुराने जमाने की प्रतिच्छाया बनाना चाहते, कई बार आरोप लगते हैं ना, आप देश को 5000 साल पुराने उसमें ले जाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा। न दीनदयाल जी ने कहा, न हमारे मनीषियों ने कहा। हम भारत को न तो किसी पुराने जमाने की प्रतिच्छाया बनाना चाहते, न रूस या अमेरिका की तस्वीर। ये दूसरा महत्वपूर्ण है। उस समय पर रूस और अमेरिका यही दो संपन्न देश मानते हैं, उनके भी नकलची नहीं होना, किसी भी देश का नकलची नहीं होना। तो हमको अपने अतीत की प्रतिच्छाया मात्र भी नहीं बनना और किसी दुनिया के देशों की नकलची भी नहीं बनना। तो क्या बनना है, क्या करना है? तो वो बोलते हैं विश्व का ज्ञान और आज तक की हमारी संपूर्ण परंपरा के आधार पर हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से अधिक गौरवशाली होगा और जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ संपूर्ण मानव ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार कर नर से नारायण बनने में हमारा समर्थ हो सकेगा। ये हमारी संस्कृति का शाश्वत देवी एवं प्रवाहमान रूप है। चौराहे पर खड़े विश्व मानव के लिए यही हमारा दिग्दर्शन है, यही मार्गदर्शन है, यही संकल्प है। ऐसा दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन के आधार पर अपने विचार को रखने का प्रयत्न किया। मुझे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस पंडित दीनदयाल पीठ ने आमंत्रित किया, इसलिए मैं के चेयरपर्सन का, उस डिपार्टमेंट में लगे हुए अनेक महानुभावों का और जो मुझे सुन रहे हैं उन सब का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये तो लाइव है, ये तो और कुछ नहीं हैं? हो गया, हो गया, फिनिश कर दो नीचे, ये कर दूँ? नीचे फिनिश कर दो।